हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एससीईआरटी साइंस की क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 पेड़ पौधे की दुनिया इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और ये जो आपके बिहार शिक्षक बहाली जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड 25+ MCQ को भी अच्छे से देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने इन सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज चैप्टर 7 को देख रहे हैं। तो आप जो अगर चाहे तो पिछले जो एक्सरसाइज था वो चैप्टर 5-6 का, उसका वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें 30+ MCQ करवाए गए थे इस चैप्टर से। और उसी से रिलेटेड एक प्रश्न यह है कि पदार्थ के द्रव मिश्रण के अवयवों की पहचान के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? थिराना, निथारना, क्रोमेटोग्राफी या फिल्टर पेपर? इसका आंसर आप चाहे तो कमेंट में भी दे सकते हैं और ऐसे इसका आंसर जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे जाकर ज़रूर देखें। अगर आज बात करते हैं चैप्टर 7 की पेड़ पौधे की दुनिया। देखो, जिस तरीके से मानव की एक दुनिया होती है वैसे पेड़ पौधे की भी दुनिया होती है, लेकिन हम लोग जो है इस दुनिया को उजाड़ने पे तुले हुए हैं और दिन पर दिन जो है वो वृक्षों की कटाई करते जा रहा है। वृक्षारोपण भी हो रहा है, लेकिन जिस तेज़ी से जो है इन पेड़ों की कटाई हो रही है उस तेज़ी से जो है वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग इन पेड़ पौधों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पेड़ पौधे कितने प्रकार के होते हैं, इनके कौन कौन से अंग हैं और ये किस तरीके से जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। तो देखो, पौधे के जो प्रकार है उनको बांटने का जो तरीका है वो है कि उनकी ऊंचाई के आधार पे, उनके तना के आधार पे और उनके जो ब्रांचेज हैं इनके बेसिस के पे जो है इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि पौधे किस प्रकार के होंगे। जैसे कि पौधे की ऊंचाई कितना होगा, वो बहुत ऊंचाई है, बहुत कम है। वो तना में जो है वो उनका तना जो है हरा है, कोमल है, मोटा है, कठोर है। इस तरीके से ब्रांचेज में भी जो है उनकी जो ब्रांचेज है वो तने के आधार के ऊपर से निकला है, आधार से निकला है या फिर तने के ऊपर से। तो इस तरीके से जो अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर इन पौधों का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। अगर देखा जाए तो मेनली जो है पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक हो जाता है आपका शाक या हर्ब कहते हैं, दूसरा झाड़ी और तीसरा वृक्ष या पेड़। अब इसका जो हम लोग अलग अलग देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें होती है जिसके आधार पे इन्हें ये नाम दिया गया है। तो देखो, जो पौधे जिनका जो तना है वो हरा होता और कोमल होता है, साथ ही जिनकी ऊंचाई जो है कम होती है उनको जो है बोला जाता है हर्ब या शाक के अंतर्गत रखा जाता है। और वैसे पेड़ पौधे जिनकी जो है ऊंचाई, जिनका तना जो है वो आधार से अधिक संख्या में निकलता है, ठीक है, और जिनका तना जो है वो सख्त होता है, पतला होता है और कष्ठीय होता है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं गुलाब, जंगली बेर, करौंदा, नील कांटा और गुड़हल, ये सारे जो है वो झाड़ी के उदाहरण हैं। इनके जो ब्रांचेज होते हैं वो तना के आधार के पास से ही निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इनका जो तना है वो सख्त होता है और पतला होता है। वहीं अगर हम लोग पेड़ की बात करें तो पेड़ का जो तना है वो इनके इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा सख्त होता है और ये भूरी छाल वाले होते हैं और मोटा होता है। ये पेड़ पौधे के होते हैं। अब आप जो है इनका जो है आप दैनिक जीवन में भी आसपास देखते होगे, तो आप अभी क्लासीफाई कर रहे होगे कि हाँ कौन जो है वो आपका हर्ब में आता है। जैसे आप देख रहे हैं जितनी साग सब्जियां हैं उन्हें जो है मेनली हर्ब के अंतर्गत रखा गया है, साग के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। वहीं जो है आपका जो फूल पौधे टाइप के पेड़ हैं उन्हें जो है झाड़ी के रूप में रखा गया है। और जो मोटे मोटे जैसे आम के वृक्ष हो गए, बरगद के हो गए, जिन की शाखाएं जो है थोड़ी मोटी होती है और ऊपर के भाग में निकलती है और उनका जो तना है वो थोड़ा सख्त होता है, मोटा होता है, उनका काफ़ी होता है। लकड़ी जो है जिनका हम लोग यूज करते हैं मेनली, वो सारे जो है ये ट्री के अंतर्गत आते हैं। अब इसी के आधार पे जो है कुछ प्रश्न हैं उसे भी देख लेते हैं।
पूछा यह गया कि पौधे को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, शाक, झाड़ी, वृक्ष या जड़ी बूटियाँ। तो देखो इसका सही आंसर होगा जड़ी बूटी। जो मेन 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है वो ये तीनों हैं। जड़ी बूटी जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इन्हें जो है ये इन्हीं तीनों के अंतर्गत ये आ जाता है। फिर पूछा गया किस पौधे की शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती है, शाक, झाड़ी, वृक्ष या जड़ी बूटियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्ष। वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो तने के ऊपरी भाग से निकलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी बताया गया है कि तने के ऊपरी भाग से जो है इनकी ब्रांचेज निकलती है, किसका, वृक्ष का या पेड़ का। फिर पूछा जा रहा है मक्का किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन है शाक, झाड़ी, वृक्ष या जड़ी बूटियाँ। देखो आपको देखने में हो सकता है इन तीनों में जो भी लगे, लेकिन इसका आंसर जो है वो शाक है, जो कि लगता नहीं है कि मक्का जो है वो इसके अंतर्गत आता होगा, लेकिन मक्का जो है वो शाक के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप इसे जो है ध्यान रखिएगा। मक्का किसके अंतर्गत आता है, शाक के अंतर्गत आता है, हर्ब के अंतर्गत आता है। और ये मतलब थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन झाड़ी का एक उदाहरण है, नीम, गेंदा, गुड़हल या चीड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड़हल। गुड़हल का जो फूल होता है वो झाड़ी के अंतर्गत आता है, जबकि नीम आपका पेड़ में आ जाएगा, गेंदा जो है वो आपका आ जाएगा शाक के अंतर्गत, और चीड़ जो है ये आपका आ जाएगा पेड़ के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं चीड़ ये आपका पेड़ के अंतर्गत आ जाता है, जबकि आपका गेंदा जो है वो शाक के अंतर्गत आ जाता है, और गुड़हल जो है वो झाड़ी के अंतर्गत आ जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अगला जो टॉपिक है वो जड़ है। और देखो जड़ बोला जाए तो ये पौधे का जो है मेन आधार होता है। जड़ ही जो है वो पौधे को जो है ज़मीन में बनाए रखता है, और उसी के बेस पे ये खड़े रखते हैं, और इन्हीं से वो क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे जल जो मिट्टी में आपका खनिज लवण है, तो वो मिनरल्स को जो है वो पेड़ पौधे जड़ के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। जो जड़ के द्वारा ये किस माध्यम से करते हैं, तो जल के सहारे जो है ये ऊपर जाता है, और इन्हें वो जो है फिर वो एब्जॉर्ब करते हैं, अपने काम में लाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जड़ का प्रकार कितना होता है, कितने टाइप के जड़ होते हैं। तो देखो एक होता है मूसला जड़, ठीक है, जिसे बोला जाता है टैप रूट। टैप रूट आप इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा, इसे बोला जाता है टैप रूट, और इसे बोला जाता है फैब्रिक रूट। ठीक है, फैब्रियस रूट। तो दो टाइप में बांटा गया, और ये जो दोनों जो इमेज दिया गया है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए रामबाण है। आपके बहुत सारे आगे आने वाले ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सिर्फ इन दोनों इमेज के आधार पे आपका जो है वो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं वो किस तरीके से। देखो यहाँ बताया गया कि जड़ दो टाइप के होते हैं, एक मूसला जड़ और एक रेशेदार जड़। अब इनकी खासियत देख लेते हैं। मूसला जड़ बोला जा रहा है कि इन जड़ों में क्या होता है कि एक मेन जड़ होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एक ये मेन जड़ है। उसके बाद क्या होता है कि बाकी जो है और सहायक जड़ें निकली होती है, जैसे इधर साइड वाले में आप देख सकते हो। तो इस तरीके का जो पैटर्न है वो होता है मूसला जड़ में, ठीक है। और जो झखड़ा या रेशेदार जड़ होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब साइड साइड से पूरा निकला हुआ होता है, कोई एक मेन रूट नहीं होता, ठीक है, कोई एक मेन रूट नहीं होता। अभी इसका जो आपको एग्जांपल बताएंगे ना, तो आपको जो है ये ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आप मक्का का देखते होगे, मक्के के खेत में जो है मक्का किस तरीके से होता है, उसका जड़ जो है वो इस तरीके से लगा होता है, ठीक है। उसी तरीके से आप धान का देखो, धान का खेत अब आप अगर गांव से बिलोंग करते हो देखे होगे, तो वहाँ भी जड़ें जो है कुछ इस तरीके से फैली हुई होती है, और जो कि उसे पूरी तरीके से जकड़ी रहती है। लेकिन आप जो नॉर्मल पेड़ वगैरह देखते हो उसमें क्या है कि एक मेन रूट होता है, जैसे आप पीपल देख लो, बरगद देख लो, इन सारे में क्या है कि एक जो मेन रूट है उसके अलावा जो है और साइड साइड में ब्रांचेज रूट का निकला हुआ है, तो वो होता है मूसला जड़ें, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इस पे आधारित जो है ना आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। फिर आगे बताया गया तना के बारे में। तना जो है वो पौधे का एक मेन भाग होता है, और तना का कार्य क्या होता है, ये जो है वो जल का संवहन करने का कार्य करते हैं, ठीक है।
ये जल का संवहन जो पौधे होते हैं, पौधे जैसे आगे इसका कार्य बताया गया, वहाँ पे हम लोग और अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। और तना में ही क्या है कि जो पत्तियां हैं, पत्ती वगैरह जो है वो तना में ही लगी रहती है, फल वगैरह जो है वो इससे लगे हुए रहते हैं। तो एक पेड़ का एक मुख्य भाग होता है ये। और यहाँ बताया गया है कि जल जो है वो तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, और तना ही जो है वो जल का संवहन करने का कार्य करता है। ठीक है। इसमें एक्चुअली बुक में क्या हुआ था कि एक वो प्रयोग किया गया है, एक बीकर रखा गया, और बीकर में क्या है कि एक तना रख दिया गया है, और एक पानी के साथ जो है क्या होता है कि इसमें रेड इंक डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद यह फिर रात भर छोड़ने के बाद क्या होता है कि ये जो है वो रेड इंक देखा जाता है कि इसके टॉप पे पहुंच गया। तो ये टॉप पे कैसे गया, ये तो यहाँ पे डाला गया था, तो ये जो है संवहन के द्वारा जो है इसके टॉप पे जाता है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है। फिर क्या है कि जो तना है, तना में जो पत्तियां लगी रहती हैं उनका एक पैटर्न बना हुआ रहता है, और उस पैटर्न के को क्या बोला जाता है, विन्यास बोला जाता है। पत्तियों की जमावट को विन्यास बोला जाता है। लेकिन क्या है ना कि अलग अलग टाइप से रहती है। जैसे कहीं कहीं पे कुछ पौधों के डालियों में आप देखोगे कि एक जगह से एक ही पत्ते निकलते हैं। ठीक है। और ऐसे पत्ती को क्या बोला जाता है, अकेली पत्ती या एकल पत्ती कहेंगे। जबकि बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ की पत्तियाँ जो है वो जोड़ों में होती है। ठीक है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में से निकलती है, और ऐसे को जो है वो बोला जाता है जोड़ीदार जमावट। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि एकल पत्ती और जोड़ीदार जमावट बोला जाता है। और कहीं कहीं पे क्या कि ये सारी पत्तियां जो है वो गुच्छे के रूप में निकलती है। तो ये तीन टाइप से ये पत्तियां जो है वो तने में लगी रहती है। ठीक है। अब देखो आगे बताया गया जड़ और तना का कार्य क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है मतलब इसे घुमा के क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसे बनाए जा सकते हैं। जैसे बोला जाए जड़, जड़ क्या है, जैसा मैंने बताया था कि ये जो है मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधे को खड़ा रखने का काम करता है। इसके अलावा क्या है कि जब ये मिट्टी को जगड़ के रखेगा तो जड़ें जो है मिट्टी को बांधे रहती है, जिससे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता, वो कटाव रुका हुआ रहता है। इसलिए बोला जाता है कि वृक्षारोपण ज़्यादा करना चाहिए, खासकर उन सारे एरिया में भी जहाँ की बाढ़ की संभावनाएं ज़्यादा होती है या वर्षा ज़्यादा होती है। तो वो क्या करेगा, मिट्टी का कटाव को भी रोकेगा। आगे बोला जा रहा है कि पौधे जो है वो मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं। तो कि यहाँ भी जो है वो जड़ एक अहम भूमिका निभा रहा है। फिर बोला जा रहा है कुछ पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी होता है। जैसे आप देख लो शकरकंद वगैरह जो है वो क्या होता है कि एक तरीके का जड़ ही होता है, और यहाँ पे क्या है वो भोजन का संग्रहण हो रहा है। फिर बोला जा रहा है तना के बारे में कि तना क्या है कि वो पौधों को आकृति प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो है तना ये जल खनिज लवण एवं भोजन के संवहन का मार्ग देते हैं। देखो यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, एक है कि जल खनिज लवण इनको अवशोषित करने का कार्य कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था जड़। और इन सारी चीज़ों को जैसे जड़ तो अवशोषित कर लिया, लेकिन उसको ऊपर पहुंचाने का कार्य जो है वो कौन करेगा, तो वो करता है आपका तना। और तने में भी दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका जाइलम। ठीक है, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। ये दो चीज़ें होती है, ये जो है हेल्प करते हैं ये संवहन क्रियाओं में। अब जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, तो ये दोनों क्या है कि संवहनीय उत्तक होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो उत्तक है ना, उसी टाइप से पेड़ पौधे में भी उत्तक होते हैं, और वो वेन होते हैं, सीरा होता है, वो सारे कुछ यहाँ भी होते हैं। तो ये जाइलम क्या है कि जड़ से जो खनिज लवण है उन्हें जो ऊपर पहुंचाने का कार्य करता है, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, ऊपर पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है, तो वो जाइलम करेगा। लेकिन ऊपर जो मतलब प्रकाश संश्लेषण से पौधे जो खाना बनाए हैं, तो उन वो खाना का जो ग्लूकोज वगैरह या कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, उन्हें जो है वो प्लांट के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो आपका करता है फ्लोएम। ठीक है,
वो नीचे पहुंचाने का कार्य करेगा फ्लोएम। और नीचे ही नहीं, जैसे जाइलम का क्या है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में जाता है, सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जबकि फ्लोएम क्या है कि अगर इस ब्रांच में वो बना है जो भी भोज पदार्थ, तो उसे ऊपर में जो ब्रांचेज है वहाँ भी फैलाने का कार्य ये करेगा। तो इस तरीके से फ्लोएम जो है वो दो डायरेक्शन में काम करता है, अपर भी और लोअर भी, ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। और ये जो भोजन को फैलाने का काम करता है वृक्षों में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। फिर तना के बारे में बोला जा रहा है कि कुछ पौधों के तने जो है भूमिगत होकर भोजन संग्रहण का भी काम करते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका आलू। ठीक है, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है एक तरीके का तना है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आलू और प्याज ये सब किसका उदाहरण है, तना का, जड़ का। तो ये जो आपका तना का उदाहरण है। आगे देखते हैं, आगे बताया गया सिरा के बारे में। जैसे मैंने बताया कि जो पौधों में जो है उत्तक होते हैं, वैसे ही पौधों में वेन भी होते हैं, सिराएं भी होती है। और ये किस तरीके से होती है, तो जो पत्ते होते हैं, पत्ते में जो है इनकी रेखीय संरचना को सिरा कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे जो है वो सिराएं बनी हुई है। अब इनको जो है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे देखो, इन पत्तों में एक जो है वो मोटी सिराएं होती है। ठीक है, जो मिडिल में हो गया, एक मोटा सा हो गया, तो इसे बोल रहा है कि ये मध्य सिराएं होती है, जो मोटी सिरा होता है। इसके अलावा क्या है कि इन मोटी सिराओं के आसपास जो है इन मध्य सिराओं के दोनों ओर जाल जैसा बना होता है। ठीक है, ये एक जाल जैसा बोलो बना होता है, और इसी को बोला जा रहा है जालिका सिरा विन्यास। जो ये जाल जैसा बना हुआ है दोनों साइड में, इसी को क्या बोला जा रहा है, जाल का सिरा विन्यास। जबकि कुछ ऐसे होते हैं पौधे की पत्तियां जिनमें जो है सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है। जैसे आपको का बताया जा रहा है केला का जो पेड़ होता है, पेड़ का पत्ता होता है, उसमें जो बना होता है सिरा, वो आपका जो है समानांतर विन्यास के रूप में होता है। जैसे और भी एग्जाम्पल दिए गए, गेहूँ, मक्का, घास, केला, बांस, ये सारे के जो पत्ते होते हैं वो इस तरीके से समानांतर सिरा विन्यास में बने होते हैं। और देखो यहीं से जो है मतलब आप पकड़ सकते हो कि कौन सा पौधा जो है एक बीज पत्री है, किस पौधे की जो जड़ें वो रेशेदार है, या किस पौधे की जड़ें जो है वो आपका मूसल जड़ें हैं। तो इस यहाँ से ही पता चल जाता है। बताया ये जा रहा है कि जो जालिका रूपी सिरा विन्यास है, जैसे कि आपका बरगद, आम, कटहल, ये क्या होती है कि इनकी जो जड़ें होती है वो होता है मूसला जड़ें। मूसला जड़ें का मतलब क्या है कि एक मेन जड़ होगा और उसके बाद फिर जो है वो सहायक जड़ें होगी। ठीक है, और इनकी पत्तियों में जालिका रूपी सिरा होता है, और ये द्विबीजपत्रीय होती है। आगे आपको बताया जाएगा कि द्विबीजपत्री क्या होता है, एक बीजपत्री क्या होता है। फिर बताया जा रहा है कि जो समानांतर सिरा विन्यास होता है, इनकी जो जड़ें होती है वो पौधे की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होती है, और ये तंतुमय जड़ें बनाती है। ठीक है, तंतुमय जड़ें कहने का मतलब कि जैसे धान का बताया था कि एक जड़ें नहीं होता, बहुत सारा जड़ जो है वो आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार रहता है। तो उस तरीके की जड़ें को क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़। और वो किस में पाया जाता है, समानांतर सिरा विन्यास में। और इनके जो पत्ते होते हैं वो होते हैं एक बीजपत्री, जैसे गेहूँ, मक्का, घास, केला, बांस, ये सारे जो है वो इसके एग्जाम्पल है। फिर आगे बताया जा रहा है बीज। देखो बीज ही जो है वो बाद में अंकुरित होने के बाद आपका जो है वो एक पौधे का रूप लेता है। तो बीज काफ़ी अहम रोल निभाता है। बीज अंकुरित होने के बाद ही जो है आप जैसे एक चना देखे होंगे, चना, सेम, मसूर, ये सारे क्या है पहले बीज होते हैं, और जब इन्हें जो है उचित तापमान और कंडीशन मिलता है तो ये जो है फूलने के बाद इनमें अंकुरन हो जाता है, और फिर ये एक मतलब छोटे से प्राकुर के रूप में निकलते हैं और पौधे को जन्म देते हैं। लेकिन इन बीजों को भी जो है ना वो बांटा गया है कैटेगरी में। जैसे एक होता है एक बीजपत्री पौधा। ठीक है, एक बीजपत्री का मतलब क्या कि उसमें जो है एक ही बीज टाइप का होगा। जैसे आप इसमें देखो,
जो चना होता है, चना को जब आप फुलाओगे तो वो आपका दो पार्ट में बट जाता है ना। चना जो है वो आपका दो पार्ट में बट जाएगा। और उसी टाइप से आप बाकी इसका आप देख लो आम को। आम में भी जब आप उसके बीज को देखोगे तो उसका जो गुठली होता है, गुठली को आप दो भागों में बांट सकते हो। आप बचपन में भी एक खेल खेलते होगे इस टाइप का, इस आम के बीज से। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये जो है बीज पत्री टाइप का होता है, मतलब दो बीज जो होते हैं इसमें। उसी टाइप से सीम है, सीम में दो बीज होते हैं। लेकिन कुछ और जो पौधे हैं, जैसे आप खजूर हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, घास, गेहूँ, मक्का, ये सब क्या है कि ये एक बीज वाले ही होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एक बीज पत्री बोला जाता है। इस मक्का भी इसी का उदाहरण है, मक्का के बीज में भी एक ही बीज पत्र होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। और देखो यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे पूछा जा रहा है कि क्या पौधे की पत्ते, जड़ और बीज से जो है हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं। तो पौधे के जो पत्ते हैं उनका जो विन्यास बना हुआ होता है सिरों का, उसके आधार पे ही हम बता सकते हैं कि हाँ वो उसकी जड़ कैसे होंगे। अगर वो समानांतर विन्यास वाले हैं तो उनकी जड़ जो है वो रेशेदार होंगे और वो एक बीजपत्री होगा। वहीं अगर वो जो है समानांतर ना होके आप का कौन रैखिक, एक ना, हाँ, जालीय हो, अगर उसकी पत्तियां जो है वो जालीय सिरा विन्यास वाली हो तो उनकी जो जड़ें होगी वो आपका मूसल टाइप का होगा। ठीक है, मूसल जड़ें होंगी, मतलब टैप रूट होगा। तो ये चीज़ यहाँ बताया गया। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला पूछा गया है पौधे की जड़ें कितने प्रकार की होती है, 2, 3, 4, 5। देखो पौधे की जड़ जो है वो दो टाइप की होती है, एक मूसल जड़ टैप रूट होता है और दूसरा जो है वो आपका होता है रेशेदार, रेशेदार जड़ें। ठीक है, फैब्रियस रूट। तो दो जड़ें जो है पौधे की होती है। फिर बोला जा रहा है भूमि में मौजूद जल एवं खनिज लवणों को ग्रहण कर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा होता है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भूमि में मौजूद जल एवं खनिज को ग्रहण करने का कार्य कौन कर रहा है। तो ग्रहण करने का जो कार्य करता है वो आपका जड़ करता है। ठीक है, ये जड़ के द्वारा होता है। फिर बोल रहा है कौन पौधों को यांत्रिक बल प्रदान करता है। देखो जो यांत्रिक बल प्रदान करने का काम है ना वो तना के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और उसका जो है मतलब एक तरीके के फिजिकल सपोर्ट देने का जो काम है वो होता है जड़ के द्वारा। लेकिन आंतरिक जो सपोर्ट है वो आपका तना, तना जो इतना मोटा होता है उसके बल पे ही जो है वो पौधे अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं। तो बोला जा रहा है यांत्रिक बल कौन प्रदान करेगा, तो तना करेगा। फिर है पौधे में जल, खनिज, लवण एवं भोजन का संवहन मार्ग कौन है। तो अभी बताया गया था कि तना जो है वो मेनली संवहन का काम करते हैं और इसमें दो ऊतक होते हैं, एक होता है आपका फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम। इन दोनों के द्वारा ही संवहनीय कार्य किया जाता है। फिर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जड़ के मुख्य कार्य नहीं है। पौधे को मिट्टी में खड़ा रखने में मदद करना, ये जड़ का कार्य है। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करना, ये भी है। पौधे की जड़ों में भोजन का संग्रहण, ये भी जो है जड़ के द्वारा होता है। लेकिन पौधे को आकृति प्रदान करने का जो कार्य है वो तना के द्वारा होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पूछा गया कौन कार्य नहीं है। फिर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन तना का मुख्य कार्य नहीं है। तो देखो जल, खनिज, लवण एवं भोजन के संवहन मार्ग के रूप में कार्य करना ये तना का कार्य है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, संवहनीय मार्ग का कार्य कर रहा है। फिर आगे बोला गया है पौधे को आकृति प्रदान करना, ये भी तना का कार्य होता है। पौधे की जड़ों में भूमिगत भोजन संग्रह, और अगला है भूमिगत तना में भोजन संग्रह। तो देखो तना में तो भोजन संग्रह कर देता है, लेकिन जो पौधों की जड़ों में है वो वहाँ पे भोजन संग्रहण का काम जो है वो इसके द्वारा, तना के द्वारा नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पौधों के लिए भूमिगत भोजन संग्रहण का कार्य करता है। तो देखो भूमिगत भोजन संग्रहण का कार्य कौन कर रहा है, तो वो तना के द्वारा भी होता है और जड़ के द्वारा भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि जड़ के रूप में आपका कौन सा है, शकरकंद वगैरह हो गया। ठीक है, ये जो है आपका जड़ के रूप में मौजूद होता है। लेकिन वहीं अगर तना की बात करें तो आलू इसका अच्छा एग्जाम्पल है। आलू जो है, इसके अलावा फिर प्याज, ये सारे जो है
आपका कार्य करते हैं इसके तना के रूप में, मतलब भोजन संग्रहित होते हैं। फिर पूछा गया जालिका रूपी सिरा वाले पौधे होते हैं। तो देखो जालिका रूपी वाले जो पौधे होंगे वो आपका होंगे द्विबीजपत्री। जालिका वाला मतलब क्या, आपका पीपल हो गया, ठीक है, पीपल, आम, ये सब क्या है, तो ये जो है आपका द्विबीजपत्री होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि रेशेदार पौधे का सिरा विन्यास कैसा होता है। तो रेशेदार पौधे का जो सिरा विन्यास होता है वो होता है समानांतर जैसा, ठीक है, ये आपको पीछे बता चुके हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन बीजपत्री पौधा है। एक बीजपत्री पौधा है। एक बीजपत्री पौधा कौन सा होगा, बरगद ये द्विबीजपत्री है, आम द्विबीजपत्री है, कटहल ये भी जो है द्विबीजपत्री है, और केला जो है एक, यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, उसमें जो है एक बीजपत्र होता है। आगे निम्नलिखित में कौन एक बीजपत्र पौधा नहीं है, या मतलब पूछा जा रहा है कौन द्विबीजपत्री पौधा है, ठीक है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मक्का ये एक बीजपत्री है, आम ये दो बीजपत्री है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि अगर बाकी को देखें तो धान भी जो है एक बीजपत्र का है और गेहूं भी एक बीजपत्र का है। आगे पूछा गया मक्का किस प्रकार का पौधा है, एक बीजपत्री। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मक्का जो है वो एक बीजपत्री पौधा है। अगला है धान के पौधे के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसकी जड़ें मूसला जड़ें होती है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। इसका जो जड़ होता है वो मूसला जड़ नहीं होता, वो आपका जो है समानांतर जड़ें होती है, मतलब रेशेदार जड़ें होती है इसका, ठीक है। अभी जैसे आपको बताया था कि जो धान की खेत होती है वहाँ पे इस तरीके से जो है उसका जड़ निकला हुआ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि अगर बाकी ऑप्शन की बात करें कि इसकी पत्तियां जो है समानांतर विन्यास में होती है, तो ये सही है। फिर है यह एक बीजपत्र पौधा है, ये भी सही है। और यह एक द्विबीजपत्रीय पौधा है। तो देखो धान जो है वो द्विबीजपत्रीय पौधा नहीं है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो जाएगा, एक तो आपका ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों जो है आपका सही आंसर नहीं है। पूछा जा रहा है धान के पौधे में कौन सही नहीं है, तो ये दोनों सही नहीं होगा। आगे पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, जड़, तना, पत्ता, फूल। तो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं कि बाष्पोत्सर्जन होता क्या है और ये किस पार्ट में होता है। देखो पौधे द्वारा जो है वो जड़ के द्वारा जल लिया जाता है, ठीक है, अपनी आवश्यकता के लिए जल लिया जाता है, और इन जलों का उपयोग जो है वो पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है वो भोजन बनाने में। लेकिन बहुत सारे ऐसे जल बच जाते हैं जिसका कि कोई यूज नहीं होता, तो वो सारे जल क्या है कि पत्ती में पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा बोला जाता है, उस स्टोमेटा के द्वारा जो है वो वापस वायुमंडल में चले जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को जो है वो बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। पौधे द्वारा आवश्यक जल को बाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। फिर बोला जा रहा है कि बाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो ये पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से बना होता है, और ये चीज़ें जो है एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि बाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है। तो आप ध्यान रखिएगा रंध्र या स्टोमेटा से इसका बाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होती है। इसमें एक प्रयोग ये किया गया था कि एक पेड़ को जो है वो एक पेड़ के एक भाग को, पत्ते को जो है वो प्लास्टिक से बांध दिया गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि इस प्लास्टिक में जो है वो जलवाष्प की बूंदें देखी गई है। तो ये कहाँ से आ गया, तो ये जो है वो पत्ते जो जलवाष्प का उत्सर्जन किए थे वो उसी के परिणति के रूप में ये जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो बूंदें हैं वो पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं। कहाँ से निकलता है, पेड़ का जो पत्ता होता है वहाँ से जलवाष्प के रूप में निकलता है, और इस क्रिया को ही बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आगे बोला जा रहा है इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या है कि वो वायुमंडल में इन जलों को छोड़ देते हैं। अब इसी पे जो क्वेश्चन बेस था उसको देख लेते हैं। पूछा जा रहा है पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, जड़, तना, पत्ता, फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो आपका पत्ते के में होती है। फिर जलवाष्प के रूप में पौधे में से पानी की हानि को क्या कहा जाता है, तो ये आपका बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पानी की हानि जो है वो आपका बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा है।
प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है वो भोजन बनाते हैं। और हरित गृह प्रभाव जो है ये आपका ग्रीन इफेक्ट है, जिसके द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन के कारण टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे जो इससे थे। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन बुक में दिया हुआ था, उसे भी देख लेते हैं। पूछा जाए जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होता है मूसला जड़, दूसरा होता है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ें, जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करती है, अर्थात मिनरल्स का अवशोषण करती है। फिर पूछा जा रहा है पौधे को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। अगला है झकड़ा जड़, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है आपका रेशेदार जड़। रेशेदार जड़, ठीक है। तो ये झकड़ा जड़ का दूसरा नाम क्या है, रेशेदार जड़। फिर पूछा जा रहा है जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है उसे क्या कहा जाता है। तो देखो, जिसमें ये समानांतर होंगी उसे समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर ये जालीय रूप में होगी तो वो होगा जालीय सिरा विन्यास। और समानांतर सिरा विन्यास किस में देखा जाएगा, तो ये देखा जाएगा रेशेदार जो जड़ है उनमें देखा जाएगा। और वहीं जो जालीय सिरा विन्यास है वो जालीय वाला देखा जाता है आपका मूसल मूसल जड़ें जिसमें होती है उसमें देखा जाता है आपका जालीय सिरा विन्यास, ठीक है। तो ये 2-3 फैक्ट था और इम्पॉर्टेंट जो कि ज़्यादा पूछा जाता है। आगे है कि आम किस टाइप का पौधा है, तो आम जो है शाख नहीं है, झाड़ी नहीं है, वृक्ष है। तो इसका सही आंसर वृक्ष हो जाएगा। पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती है, तो भोजन बनाने में भी जल का उपयोग होता है, बाष्पोत्सर्जन में भी होता है और ऑक्सीजन में भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बोला जा रहा है जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। इस क्रिया को ही जो है वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहा जाता है, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है मक्के के बीच में एक ही बीज पत्र होते हैं, अतः इसे क्या कहा जाएगा। अतः इसे देखिए, एक तो आपका हो जाएगा एक बीजपत्र पौधा, एक बीजपत्र पौधा। दूसरा क्या है कि मक्के के बीज में चूंकि ये एक बीजपत्रीय है और इसका जो है वो रेशेदार इसमें जड़ें पाई जाती है, ये भी आपका ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।